आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मक़दम है। नज़र डालते हैं इस वक्त की ख़ास खबरों पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का काशी में शानदार इस्तकबाल। आज सुबह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। इन नई ट्रेनों से मुसाफिरों का सफ़र होगा आसान और सियाहत और तिजारत को मिलेगा फ़रोग़। वाराणसी दौरे के बाद वज़ीर-ए-आज़म बिहार में अपनी इंतखाबी मुहिम को करेंगे तेज़। बिहार में अमित शाह और नीतीश कुमार समेत एनडीए और अज़ीम इत्तेहाद के लीडरों की होगी ज़बरदस्त रैलियाँ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज से अंगोला और बोत्सवाना का करेंगी दौरा, जिससे दो तरफ़ा ताल्लुकात को किया जाएगा मज़ीद मजबूत। ये किसी भारतीय सदर का इन दो अफ्रीकी ममालिक का होगा पहला दौरा। जम्मू कश्मीर में फ़ौज ने दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को बनाया नाकाम। 2 दहशतगर्दों को किया ढेर। फ़ौज को कुपवाड़ा ज़िले के केरन सेक्टर में दरअंदाजी की मिली थी खुफिया इत्तलात। जनूबी अफ्रीका में G20 सरबराही इजलास। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सफ़ेद फार्म किसानों पर मसालिम की वजह बताते हुए बायकॉट करने का किया ऐलान। खेलों में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज़ का 5वां और आखिरी मुकाबला आज ब्रिस्बेन के गाबा मैदान में होंगे दोनों आमने सामने। अब तक टीम इंडिया सीरीज़ में 2-1 से है आगे। खबरें अब तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सुबह वाराणसी में 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है। नई ट्रेनें वाराणसी, खजुराहो, लखनऊ, सहारनपुर, फिरोजपुर, दिल्ली और एर्नाकुलम बेंगलुरु रूट्स पर चलेंगी। वाराणसी खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस इस रूट पर बराह रास्त राब्ता फराहम करेगी और उस वक्त चल रही खुसूसी ट्रेनों के मुकाबले में तकरीबन 2 घंटे और 40 मिनट की बचत करेगी। लखनऊ सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस तकरीबन 7 घंटे 45 मिनट में अपना सफ़र मुकम्मल करेगी, जिससे सफ़र के वक्त में तकरीबन 1 घंटे की कमी होगी। फिरोजपुर दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस इस रूट पर सबसे तेज़ रफ्तार ट्रेन होगी, जो सिर्फ 6 घंटे 40 मिनट में अपना सफ़र मुकम्मल करेगी। एर्नाकुलम बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस सफ़र के वक्त में 2 घंटे से ज़्यादा की कमी करेगी। यह मसाफत तय करने में तकरीबन 8 घंटे 40 मिनट लगेंगे। और इससे कबल कल जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी में काशी पहुंचे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया गया। रोड शो के दौरान लोगों ने जोश और खरोश के साथ पीएम का इस्तकबाल किया। इस्तकबाल से मगलूब होकर वज़ीर-ए-आज़म ने काशी के लोगों की मुबारकबाद को कबूल किया। बिहार असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले की इंतखाबी मुहिम अपने शबाब पर है। तमाम सियासी पार्टियों के बड़े रहनुमा और उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। वाराणसी के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज बिहार का दौरा करेंगे। वो सीतामढ़ी और बेतिया में अवामी रैलियां भी करेंगे। यहाँ से वज़ीर-ए-आज़म मोदी मगरबी चंपारण की 9 असेंबली सीटों और मशरक़ी चंपारण की 11 असेंबली सीटों के वोटरों को राग़िब करने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर मगरबी चंपारण के वाल्मीकि नगर, रामनगर, नरकटियागंज, बगिहा, लोरिया, नौतन, चिंटिया, सिकटा और बेतिया असेंबली हलकों से एनडीए के उम्मीदवार मौजूद रहेंगे। मशरक़ी चंपारण में सुगोली, नरकटिया, हरसदी, गोविंदगंज, कसरिया, कल्याणपुर, पपरा, मोतिहारी, मधुबन, चरैया और ढाका असेंबली हलकों से एनडीए के उम्मीदवार भी स्टेज पर हिस्सा लेंगे। इस दौरान बिहार असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र रियासत में सियासी हलचल में इजाफा हो गया है। 11 नवंबर को 122 सीटों पर वोटिंग होगी। इंतखाबी जलसों से वादों, नारों और सियासी हमलों की बरसात हो रही है। सीनियर बीजेपी रहनुमा अमित शाह, जेपी नड्डा और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने एनडीए के उम्मीदवारों के हक़ में मुतादिद रैलियों से खिताब किया। रैली में अज़ीम इत्तेहाद को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया और एक तरक्की याफ्ता और जदीद भारत की तामीर के लिए वोटरों से एनडीए के उम्मीदवारों के हक़ में वोट देने की अपील की गई।
जी के शासन में, रावड़ी के शासन में बारात आती थी तो बारात के साथ कट्टा लेकर आ जाते थे उगाही करने के लिए, फिरौती के लिए, अपहरण होते थे, नरसंहार होते थे। ये जंगल राज ने बिहार के कल कारखाने बंद करे, व्यापार बंद करा, बिहार को गरीब बनाने का काम किया। हमारी बहनें बैठी हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, बताइए नीतीश कुमार का महिला रोजगार योजना में 10-10 हजार रुपया पहुंचा कि नहीं पहुंचा, खाता में पहुंचा कि नहीं पहुंचा? और आपको मैं बता दूं 11 तारीख को राजू तिवारी को चुनाव जिता के भेजना, 10 दिन के अंदर 75 लाख लोगों के, बहनों के खाते में 2 लाख रुपए उनके स्वरोजगार के लिए पहुंचेगा और उनका विकास होगा। 1990 से लेके 2005 के बीच इस बिहार के अंदर 60 से अधिक जातीय नरसंहार की घटनाएं घटित हुई, 30,000 से अधिक अपहरण हुए, न व्यापारी सुरक्षित, न चिकित्सक सुरक्षित, न इंजीनियर सुरक्षित। जो ये लोग लालटेन लेकर के आज फिर आए हैं, ये लालटेन नहीं, ये डकैती डालने का एक सर्टिफिकेट था इनके लिए, डकैती डालने का सर्टिफिकेट। असीम इत्तेहाद की जानिब से बिहार में एक के बाद एक मुतअद्दिद रैलियां की जा रही हैं। वज़ीर आला के उम्मीदवार तेजस्वी यादव, विकासशील इंसान पार्टी के नायब वज़ीर आला के उम्मीदवार मुकेश सहनी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव के साथ बाएं बाजू के लीडरान भी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि असीम इत्तेहाद में शामिल तमाम 7 पार्टियां मुत्तहिद हैं। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य ने भी नवादा और अरवाल में अवामी जलसों से खिताब किया। ये तमाम लीडर एनडीए हुकूमत पर हमला करते हुए इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि डबल इंजन वाली हुकूमत बिहार को धोखा दे रही है और असल हुकूमत रिमोट कंट्रोल के ज़रिए बीजेपी चला रही है। 1000 रुपए में आप देखकर वो वापिस लेते हो और कहते हो आप बड़ा दुकान लगाइए, बड़ा किराना दुकान लगाइए, स्विंग मशीन लेंगे, ये बोलने के लिए आप क्यों होना? पैसे अगर हमारे हाथ में आए हम खुद ये काम करते हैं। मेरा काम इसकी रक्षा करने का है, संविधान की रक्षा करने का है। मैं लोकतंत्र और संविधान का रक्षक हूं और मैं जहां भी बीजेपी नफरत फैलाती है वहां आपको राहुल गांधी मोहब्बत फैलाते हुए दिखेगा। तेजस्वी यादव कब कॉन्फिडेंट नहीं थे कि कल कॉन्फिडेंट दिखे आपको? ये लोग तो चुनाव के 6 महीना पहले, साल भर पहले ही कॉन्फिडेंट है कि हम ही मुख्यमंत्री बनेंगे। महागठबंधन का सरकार बन रहा है, बिहार के जितने भी युवा है, बेरोजगार युवा जो है, जिनके हाथ में काम नहीं है, सभी लोगों ने मन बना के और महागठबंधन के साथ तो खड़े हैं। बीजेपी के सीनियर रहनुमा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा पार्टी के दीगर रहनुमा राजनाथ सिंह और अमित शाह भी आज बिहार में इंतखाबी मैदान में उतरेंगे और एनडीए उम्मीदवारों के हक़ में मुहिम चलाते हुए जलसा आम से खिताब करेंगे। अमित शाह आज 3 मकामात पर रैली से खिताब करेंगे। पहले पूर्णिया, फिर कटिहार और उसके बाद सुपौल में रैली करेंगे। राजनाथ सिंह भी 3 रैलियाँ करेंगे। राजनाथ सिंह काराकट, दिनार और रामगढ़ असेंबली हलकों में तशहीरी मुहिम में हिस्सा लेंगे। तशहीरी मुहिम के दौरान तमाम लीडर एनडीए के इंतखाबी मंशूर में किए गए वादों का जिक्र करेंगे और नीतीश हुकूमत की कामयाबों की फहरिस्त गिनवाएंगे। बिहार असेंबली इंतखाबात 2025 के लिए अजीम इत्तेहाद के रहनुमा रैलियां कर रहे हैं। वज़ीर आला के उम्मीदवार तेजस्वी यादव, विकासशील इंसान पार्टी के नायब वज़ीर आला के उम्मीदवार मुकेश सहनी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव के साथ बाएं बाजू के लीडरान भी इंतखाबी मुहिम में मसरूफ़ हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अजीम इत्तेहाद में शामिल तमाम 7 पार्टियाँ मुत्तहिद हैं।
समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य ने भी नवादा और अरवाल में अवामी मीटिंगें की हैं। ये तमाम लीडर एनडीए हुकूमत पर हमला करते हुए इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि डबल इंजन वाली हुकूमत बिहार को धोखा दे रही है और असल हुकूमत रिमोट कंट्रोल के जरिए बीजेपी चला रही है। डीडी न्यूज़ के सीनियर नामानिगार चुनावी सफर में भागलपुर शहर पहुंचे हैं। सुबुकदोश होने वाले एमएलए अजीत शर्मा भागलपुर सिटी असेंबली हल्के से अजीम इत्तेहाद के उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने नौजवान रोहित पांडे पर इत्मीनान जाहिर किया है। भागलपुर कितना बदला है और आवाम के मसाइल क्या हैं? हमारे नामानिगार शैलेंद्र मिश्रा ने इंतखाबी मुहिम का जायजा लिया। इस सीट के लिए दूसरे मरहले में 11 तारीख को वोटिंग होनी है। देखिए यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आज हम पहुंचे हैं चुनावी सफर में बिहार के भागलपुर शहर और इस वक्त हम मौजूद हैं तिलका माझी चौक पर। ये पहचान है एक तरह से भागलपुर की। यहाँ हम चुनावी सफर में भागलपुर की जनता के मुद्दे जानेंगे कि आखिर कौन से वो मुद्दे हैं जो उनके लिए इस चुनाव में मायने रखते हैं। क्या चाहते हैं भागलपुर में, क्या होना चाहिए? नेता लोग कुछ कर रहे हैं कि बस काम तो कर रहे हैं, काम तो बहुत अच्छा, हवाबाजी ना कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। अच्छा, क्या काम कर रहे हैं? काम अच्छा खासा किया है। अब की बार एनडीए सरकार ही बनेंगे। जो सरकार बनेगा हम लिए जो खाने देता है वही सरकार बनेगा। कह रहे हैं कि ये महिलाएं बहुत इस बार एनडीए की तरफ जा रही है, सही बात है क्या? जो जिसका श्रद्धा होगा उसी के बगल जाएगा। इस बार एनडीए सरकार आएगी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा। पिछली बार तो यहाँ कांग्रेस जीती थी, इस बार जीती थी, उस बार बीजेपी में कुछ खटबन हो गया था, इसीलिए टिकट के लेके इस बार फुल बहुमत से रोहित पांडे जीतेंगे भागलपुर से। चुनावी सफर में हम भागलपुर के तिलका माझी चौक से थोड़ा अंदर आ गए हैं। ये चंदन चाय वाले हैं। देखिए इनकी चाय बनाने की जो तरीका है वो आप देखिए, मटके में चाय बनाते हैं और बड़ी मशहूर चाय है। सुन रहे हैं भाई साहब, चाय तो आपकी बड़ी बढ़िया नजर आ रही देखने में। जी सर, हाँ सर, एक बार पी के देखें सर। कितने समय से चाय की दुकान लगा रहा है? 20 साल सर। 20 साल में कुछ बदला है कुछ भागलपुर में? बहुत से बहुत परिवर्तन है सर, बहुत। एक तरफ है नीतीश कुमार, मोदी जी की केंद्र में और नीतीश कुमार की राज्य में सरकार। दूसरी तरफ तेजस्वी कह रहे हैं कि इस बार बदल देंगे हम, महागठबंधन की सरकार आ जाएगी। तो आपको क्या लग रहा है? जैसा चर्चा सुनते हैं सर, बीजेपी ही सुनते हैं चर्चा सर। आप क्या चाहते हो? हम तो राय सर, चाय तो चाय को पसंद करेंगे। मोदी जी चाय, मोदी जी हैं जो चाय वाले, तो बस अपना भी चाय वाले। चुनाव में जायका कुछ दिख रहा है कि नहीं? चुनाव में भी कुछ है इस वक्त रोचकता? जी, रोचकता तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि नई नई पार्टियां आ गई है चुनाव में के मैदान में, और कुछ असर है क्या जन सुराज और सब वो कुछ, या फिर बहुत ज़्यादा असर दिख रहा है। इसके साथ साथ जो है कुछ पारिवारिक पार्टी भी टूट के न्यू पार्टी बनी है, तो वो भी एक अलग दिख रहा है। मुस्कुरा भी रहे हैं, कुछ बतियाना चाहते हैं क्या? क्या बतियाएं, माहौल ऐसा है अभी, काफ़ी खुश हैं। चुनावी महापर्व है और अपने हित में हम लोग को चुनना है, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। ये भागलपुर का मुद्दा क्या है? आपको लग रहा है कि लोग चाह रहे हैं कि नीतीश और एनडीए ही कंटिन्यू कर जाए, या फिर तेजस्वी के बारे में सोचा जा रहा है क्या? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं। मैं तो यहाँ मतलब अगर भागलपुर की बात करूँ या फिर बिहार की बात करूँ तो नीतीश कुमार ही ठीक है। हमारा चुनावी सफ़र भागलपुर का यही ख़त्म होता है। किसी और दिन दूसरे शहर में मुलाकात होगी, वहाँ हम चुनावी सफ़र में उस शहर के मुद्दे टटोलेंगे हमारे सहयोगी मोर मुकुट शर्मा के साथ। शैलेंद्र मिश्र, भागलपुर। जेडीयू रहनुमा और वज़ीर आला नीतीश कुमार आज गया में एक इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। वज़ीर आला नीतीश कुमार इमामगंज में एनडीए उम्मीदवार की हिमायत में वोट की अपील करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम तकरीबन 5 बजे सुप्रीम कोर्ट में कानूनी इमदाद की फराहमी के निज़ाम को मजबूत बनाने के मौजू पर कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह और ख़िताब करेंगे। कौमी कानूनी खिदमात अथॉरिटी के ज़रिए मुनक़िदा इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का मकसद इंसाफ तक पहुँच को बढ़ाना और कानूनी इमदाद के निज़ाम की कारकर्दगी को बेहतर बनाना है। प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आज़म मुतबादिल तनाज़ात के हल को फ़रोग़ देने और ज़मीनी सतह पर कानूनी तौर पर बाइख्तियार बनाने के लिए नालसा के ज़रिए तरक्की याफ्ता कम्युनिटी सालसी ट्रेनिंग मॉड्यूल भी शुरू करेंगे।
इजलास में कानूनी खदमात ढांचे की अहम पहलुओं पर गौर फिक्र किया जाएगा, जिसमें कानूनी इमदाद, दिफाई मुशावरत का निज़ाम, पैनल वकीलों का किरदार, मुस्तकिल लोक अदालतें और कानूनी खदमात के इदारों का माली इंतज़ाम शामिल है। लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 के तहत कायम किया गया NALSA का मकसद मुफ्त कानूनी इमदाद फराहम करना और माशरे के पसमानदा और पसमानदा तबकात तक इंसाफ की रिसाई को यकीनी बनाना है। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज 2 अफ्रीकी ममालिक अंगोला और बोत्सवाना के दौरे पर रवाना होंगी। ये किसी भारतीय सदर का अंगोला और बोत्सवाना का पहला दौरा होगा। अपने दौरे के पहले मरहले के दौरान सदर जमहूरिया अंगोला पहुंचेंगी, जहां वो दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 40 साल मुकम्मल होने और अंगोला के यौम आज़ादी की तकरीबात में शिरकत करेंगी। इस दौरे के दौरान सदर जमहूरिया अंगोला के पार्लियामेंट से खिताब भी करेंगी और तिजारत, ज़राअत, दिफा और दीगर शोबों में दोनों ममालिक के दरमियान ताउन को फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल करेंगी। अपने दौरे के दूसरे मरहले में सदर जमहूरिया 11 नवंबर को बोत्सवाना जाएंगी, जहां वो सदर जुमा गिदान बोकुन के साथ 2 तरफ़ा बातचीत करेंगी। इसके अलावा सदर जमहूरिया बोत्सवाना की कौमी असम्बली से भी खिताब करेंगी और भारतीय बिरादरी से मुलाकात करेंगी। इस दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान देरीना और दोस्ताना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम होंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 2 अफ्रीकी ममालिक अंगोला और बोत्सवाना के दौरे पर आज रवाना होंगी। सदर जमहूरिया अपने दौरे के पहले मरहले में अंगोला का दौरा करेंगी। इस दौरे के दौरान अंगोला के साथ कई अहम मुआहिदों पर दस्तखत होने की तवक्को है, जिससे दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को नई समत मिलेगी और वो मजबूत होंगे। हमारे नामानिगार आकाश पोपली ने अंगोला में भारतीय सफ़ीर डॉक्टर विधु पी नायर से भारतीय अंगोला ताल्लुकात पर खुसूसी बातचीत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंगोला की ऐतिहासिक यात्रा पर है और इस अवसर पर आज हमारे साथ मौजूद हैं अंगोला में भारत के राजदूत डॉक्टर विधु पी नायर। यह यात्रा भारत और अंगोला के बीच बढ़ती मित्रता और सहयोग के बीच एक नए अध्याय की शुरुआत है। सर, राष्ट्रपति की इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है और आप इसे भारत अंगोला के संदर्भ में कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? माननीय राष्ट्रपति जी इस यात्रा के दौरान वे अंगोला के 50वें स्वतंत्रता समारोह में भी भाग लेंगे। माननीय राष्ट्रपति जी की ये यात्रा वाकई ही ऐतिहासिक है, इसीलिए कि यह पहली बार भारत की कोई भी राष्ट्रपति अंगोला की यात्रा पे। सर, क्या इस यात्रा के दौरान कुछ समझौते या कुछ करारों पर हस्ताक्षर होने की संभावना है? 2 समझौता ज्ञापनों में हस्ताक्षर होंगे। पहला मत्स्य पालन, जलीय कृषि और समुद्री संसाधनों के क्षेत्र में है, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिलता है और उसके अलावा साथ ही साथ मत्स्य संसाधनों के प्रसंस्करण और विपणन में सुविधा होगी। दूसरा, दोनों देशों के बीच के राजनयिक अधिकारियों के आश्रितों की रोजगार के क्षेत्र में है। भारत और अंगोला के बीच कौन कौन से क्षेत्र में वर्तमान में सहयोग के मजबूत स्तंभ हैं? भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने में एक अहम भूमिका निभाता है और इस मामले में वो भारत का एक करीबी साझेदार है। अफ्रीका से कच्चे तेल निर्यात करने वाले दूसरे सबसे बड़ा देश है अंगोला। इसके अलावा पूरे विश्व में से भारत को LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्रदान करने वाले शीर्ष के 5 या 6 देशों में अंगोला शामिल। सर, पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में कैसी तेजी आई है? कुछ सालों से भारत अंगोला के शीर्ष के 3-4 व्यापार साझेदारों में शामिल रहे हैं। हम अंगोला को परिष्कृत तेल उत्पाद, अनाज, फार्मास्यूटिकल्स, दवाइयाँ, मशीनरी, ऑटोमोबाइल्स इत्यादि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रदाता है। पिछले वित्तीय वर्ष द्विपक्षीय व्यापार 5 अरब US डॉलर से ज़्यादा हो चुका है, जो उसके पहले के वित्तीय वर्ष की तुलना में 20 से 25% की वृद्धि है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा आंद्रे रोडिन से मुलाकात की। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मालूमात का इश्तराक करते हुए डॉक्टर एस जयशंकर ने लिखा,
आज रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा आंद्रे रोडिन्स मिलकर खुशी हुई। हमने अपनी कसीर जहती दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को आगे बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया। साथ ही अहम इलाक़ाई, आलमी और कसीर जहती पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल हुआ। नाज़रीन, आज भारतीय जनता पार्टी के बुजुर्ग रहनुमा और मुल्क के साबिक़ वज़ीर दाखिला लाल कृष्ण आडवाणी का यौम पैदाइश है। 1990 में निकाली गई राम रथ यात्रा और उनकी राम जन्मभूमि तहरीक को कौमी शनाख्त दिलाने वाले इस लीडर की सियासी ज़िंदगी के सफ़र पे पेश है ये ख़ास रिपोर्ट। हिंदुस्तानी सियासत में मजबूत बसीरत और ताकतवर क़यादत की अलामत लाल कृष्ण आडवाणी, जो भारतीय जनता पार्टी के बानी अरकान में से एक हैं, का नाम सुनहरी हुरूफ में लिखा जाता है। नवंबर 1927 को गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के 8 सूबे सिंध में पैदा होने वाले आडवाणी की ज़िंदगी हुब्बुल वतनी और कौम परस्ती से इबारत थी। उन्हें मुल्क की तामीर में बेमिसाल शिराकत के इतराफ़ में भारत रत्न से नवाजा गया। लाल कृष्ण आडवाणी जी की पूरी जिंदगी बेलोस जज्बे के साथ कौम की तामीर के लिए वक्फ है। उन्होंने 14 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS में शमूलियत इख्तियार की और इसे अपनी जिंदगी का हासिल बना लिया। कौम की खिदमत के लिए जिंदगी वक्फ कर दी। 1957 में भारतीय जनसंघ के क़याम के बाद वो अटल बिहारी वाजपेयी के सियासी साथी बन गए। 1958 से 1963 तक उन्होंने दिल्ली रियासती जनसंघ के सेक्रेटरी के तौर पर खिदमात अंजाम दी। 1960 से 1967 तक वो जनसंघ के अखबार ऑर्गेनाइजर के लिए भी काम करते रहे। अप्रैल 1970 में राज्यसभा के रुकन के तौर पर शुरू होने वाला आडवाणी जी का पार्लिमानी सफर सियासी पाकीज़गी का मुतरादिफ है। इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तारी, तवील कैद और इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की हुकूमत में इत्तलात और नशरियात के वजीर के ओहदे ने 1970 की दहाई में ही गैर कांग्रेसी सियासत में लाल कृष्ण आडवाणी जी का कद कायम और बुलंद किया। लाल कृष्ण आडवाणी का पार्लिमानी कैरियर सियासी पाकीज़गी का मुतरादिफ है। इमरजेंसी के दौरान गिरफ्तारी, तवील कैद की सोबतें झेली। इमरजेंसी के बाद उन्होंने जनता पार्टी की हुकूमत में वजीर इत्तलात और नशरियात के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। 1970 की दहाई में गैर कांग्रेसी सियासत में आडवाणी जी का नुमाया मकाम रहा। 1980 में भारतीय जनता पार्टी के क़याम के बाद से मुल्क को एक नया सियासी मुतबादिल फराहम करने के अज़्म के साथ लाल कृष्ण आडवाणी ने तंजीम को मजबूत बनाने के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयाँ वक्फ कर दी। 1980 और 1990 के दरमियान लाल कृष्ण आडवाणी ने बीजेपी को कौमी सतह की पार्टी बनाने के लिए अनथक मेहनत की। उन्होंने बीजेपी को कौमी पहचान दी और 1980 और 90 के दरमियान बीजेपी को एक कौमी पार्टी बनाने के लिए मेहनत की। 1984 में सिर्फ 2 सीटें हासिल करने वाली बीजेपी ने 1979 के लोकसभा इंतखाबात में 86 सीटें जीती। 1992 में ही बीजेपी ने 121 और 1996 में 161 सीटें जीती। आज़ादी के बाद पहली बार बीजेपी सबसे ज्यादा सीटों के साथ गैर कांग्रेसी मुतबादिल बनी। लाल कृष्ण आडवाणी जी का जीवन संघर्ष, समर्पण और राष्ट्रवाद की प्रेरणादायक गाथा है, जिसने भारतीय राजनीति की दिशा और सोच दोनों को नई ऊंचाइयां प्रदान की। कैमरा पर्सन केशव के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, DD न्यूज़, दिल्ली। दीगर खबरों में जम्मू कश्मीर में फौज ने दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 दहशतगर्दों को मार गिराया है। फौज को जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के कैरन सेक्टर में दरअंदाजी की खुफिया इत्तलात मिली थी, जिसकी बुनियाद पर ऑपरेशन शुरू किया गया। फौज का कहना था कि चौकस फौजियों ने मशकूक सरगर्मी देखी और इसे चैलेंज किया, जिसके नतीजे में दहशतगर्दों ने फौज पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू की, जिसके बाद फौज ने दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब दिया और 2 दहशतगर्दों को दरअंदाजी करने से पहले ही मार दिया। और अब पेश है दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात का जायजा। नाज़रीन, सबसे पहले जो खबर हम ले रहे हैं वो है रोज़नामा हमारे समाज से। कांग्रेस ने वंदे मातरम के टुकड़े टुकड़े कर दिए, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का एक बयान। और इसके बाद जो अगली सुर्खी है, बिहार के लोग जंगल राज की वापसी नहीं चाहते, वज़ीर आज़म ने कहा। आगे बढ़ेंगे अगली सुर्खी की तरफ। आवारा कुत्तों को खुलेआम खाना खिलाने पर पाबंदी आयद, कुत्तों को रोकने के लिए अवामी मकामात पर
बाड़ लगाने और बल्दियाती इदारों को वक्तन फ़वक्तन यकीनी बनाने के लिए हिदायत। और इसके बाद की जो सुर्खी है वो है, सहाफ़त से खुफिया और गैर कानूनी एटमी सरगर्मियाँ पाकिस्तान की तारीख़ का हिस्सा रही है। हिंदुस्तान ने हमेशा बैन अल-अक़वामी बिरादरी की तवज्जो इन सरगर्मियों की तरफ मबसूल कराई है। और अब रुख करते हैं आलमी खबरों का। सदर ट्रंप ने कहा है कि जनूबी अफ्रीका में सफ़ेद माम किसानों के साथ नारवा सलूक की वजह से इस साल होने वाले G20 सरबराही इजलास में अमरीकी हुकूमत का कोई एहलकार शिरकत नहीं करेगा। उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो सरबराही इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया साइट पर कहा है, ये बिल्कुल तज़हीक वाली बात है कि G20 सरबराही इजलास जनूबी अफ्रीका में होगा। अपनी पोस्ट में उन्होंने अफ्रीकी लोगों के साथ मुबैना बदसलूकी का हवाला दिया, जिसमें तशद्दुद, अमवात और उनकी ज़मीन और खेतों को ज़ब्त करना अफसोसनाक बताया है। और अब नजर डालते मौसम के हाल पर। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। आदाब।